नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। तो गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। और वीकली बेसिस पर हिमाचल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को जो है हम यहाँ पर कवर करते हैं। इस बार देखो, गिरिराज पत्रिका जो थी ना, उसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे नहीं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप बोलेंगे, क्योंकि फ्लड आया था तो फ्लड से रिलेटेड ही बहुत सारा कंटेंट जो था वो वहाँ पर दिया गया था। परंतु फिर भी वहाँ से जो क्वेश्चंस बने हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी हेल्प जो है एग्जाम में आपकी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये गिरिराज पत्रिका में नहीं था, ये डेली न्यूज़पेपर से जो है ड्राइव होता है। बोलते हैं रिसेंटली रविंद्र वस्तु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल, सी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं अभी हाल ही में रविंद्र वस्तु को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी वॉलीबॉल के कोच के रूप में चुना गया है। ये वो किस जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। तो रविंद्र वस्तु को जो है वो चुना गया है वॉलीबॉल का कोच। ये जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं? ये संबंध रखती हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से। ऑप्शन सी सही आंसर। डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू से जो है ये संबंध रखती हैं। ठीक है, रोहडू से संबंध रखती हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ से जानते हैं कि क्यों ये चर्चा में आई और क्या हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो था वो इनको जो था, ये जो रविंद्र वस्तु हैं शिमला के रोहडू की, इनको जो था वो कोच अपॉइंट किया गया। कोच जो था वो सिलेक्ट किया गया किसका? इंडियन नेशनल वुमेन वॉलीबॉल का। इंडियन नेशनल वुमेन वॉलीबॉल की जो टीम है उसका कोच जो था वो इनको चुना गया। और ये हिमाचल से संबंध रखती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनको सिलेक्ट किया गया है अपकमिंग जो आने वाली गेम है, जैसे कि 19 नंबर की एशियन गेम्स 2023 में होंगी चाइना के हांगझोउ में, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगी, या फिर वहाँ पर ये टीम को लेकर जाएंगी, क्योंकि टीम की ये कोच हैं तो एक तरह से यही पार्टिसिपेट अब करेंगे। और उसके बाद एशियन सीनियर वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो होगी थाईलैंड में, वहाँ पर भी जो है ये टीम को लेकर जाएंगी। और जो कोचिंग कैंप होगा वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? वो साई NSSC बेंगलुरु में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और यही आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या बातें निकल कर आई? एक तो ये अपॉइंट की गई, ठीक है। ये जो 19 नंबर की एशियन गेम्स होंगी ये कहाँ पर होंगी? चाइना में होंगी। और जो 22 नंबर की एशियन सीनियर वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पर होगी? वो जो है वो थाईलैंड में होगी। ये कंटेंट जो है वो यहाँ से निकल कर आता है, तो ये भी आपने नोट ज़रूर करना है। बाकी तो आपने जान ही लिया। प्लेयर, इससे पहले जो गिरिराज पत्रिका में हमने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर डिस्कस किया था, वो कौन किया था? हमने विशाल भारद्वाज को जो था वो डिस्कस किया था। विशाल भारद्वाज जो है कबड्डी से जो है वो संबंध रखते हैं, और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में जो था वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर ये मेडल जीत कर आए थे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो था ये हुआ था। और विशाल भारद्वाज जो कि ऊना के हैं, उनको भी जो है इनको जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऊना के हैं ये विशाल भारद्वाज। और आज हमने रविंद्र वास्तु को जो है वो डिस्कस कर लिया, ये शिमला से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर पांगी वॉज कनेक्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विया साच पास। तो बोलते हैं कि किस वर्ष पांगी को जो था वो साच पास के जरिए जो था वो जिला मुख्यालय से जोड़ा गया था। जिला मुख्यालय मतलब चंबा से जो था वो साच पास पांगी को जो था वो कब जोड़ा गया था? साच पास के थ्रू। अब देखो, साच पास जो है ना, साच दर्रा, ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है और मेन गेटवे माना जाता है ये, अगर पांगी आपने चंबा से जाना है। और यहाँ पर आपने क्या एक और बात ध्यान रखनी है कि कौन से ईयर में जो था वो इसको जोड़ा गया था? तो 2005 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में आया था। और अभी हम देखो यहाँ से थोड़ा सा और भी डिटेल से जान लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1986 में क्या हुआ था? पांगी उपमंडल को जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो एकल प्रशासन प्रणाली के तहत लाया था। और पांगी की तमाम विकास कार्य जो था ये करवाने की शक्तियाँ जो था वहाँ के जो रेजिडेंशियल कमिश्नर हैं, जिनको आवासीय आयुक्त कहेंगे आप, रेजिडेंशियल कमिश्नर को जो था वो दे दी गई थी। साच पास को जो था, साच पास जो है ये सब डिवीज़न के अधीन लाया गया इसको। और 2005 में पांगी को वाया साच पास जो था वो जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया। मान्यता है कि साच पास में जो था वो माता वल्लीन का निवास है, जहाँ माता का सदियों पुराना मंदिर भी जो है वो स्थित है। तो ये ध्यान रखना है कि माता वल्लीन का निवास जो है वो साच पास में है, और माता का सदियों पुराना मंदिर जो है वो भी यहीं पर है। तो ये साच पास के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसी आर्टिकल में यही सब दिया गया था साच पास के बारे में। और साच पास के बारे में यहाँ पर, या फिर पांगी के बारे में आप कह लीजिए, एक और बात यहाँ पर जो दी गई थी
वो ये दी गई थी कि आज़ादी के बाद 1985 में 1958 में क्या हुआ था, पांगी को विकास खंड का दर्जा जो था वो दिया गया था, यानी कि सब डिवीज़न का दर्जा जो था वो इसको दिया गया था। और उस समय पांगी का मुख्यालय जो था वो किल्लाड़ बनाया गया था, और आज भी पांगी का मुख्यालय जो है वो किल्लाड़ ही है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, क्या कोई और भी दर्रा है जो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है? तो दराती दर्रा है जो चंबा को जो है वो पांगी के साथ जोड़ता है। मेन लाइफलाइन जो है वो कौन सी है? मेन लाइफलाइन जो है वो साच दर्रा है। कुछ ऐसे दर्रे जो चंबा में स्थित हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, वो कौन से दर्रे हैं? तो चंबा में जो है वो कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? चंबा में जो है एक दर्रा पड़ता है बसोदन दर्रा, ये चंबा को भटियात के साथ जोड़ता है। चंबा को जम्मू के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चंबा को पादरी दर्रा जो है वो जम्मू के साथ जो है वो जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। और साच पास आपने जान लिया, चंबा पांगी, और दराती पास जो है ये भी चंबा पांगी को आपस में जोड़ता है। और बाकी आपने जान लिया कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, किल्लाड़ में जो है वो स्थित है। और पांगी की जो तमाम विकास कार्यों की जो शक्तियाँ थी वो यहाँ के रेजिडेंशियल कमिश्नर के पास आई थी 1986 में। 1958 में इसको सब डिवीज़न जो था वो बनाया गया था। माता वल्लीन का निवास जो है वो यहाँ पर होता है। सदियों पुराना मंदिर भी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं what was the total number of education institutional in हिमाचल प्रदेश in 1971? तो बोलते हैं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश में कुल शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी थी। एक आर्टिकल आया था गिरिराज पत्रिका में जिसमें शिक्षण संस्थानों की संख्या जो था वो दी गई थी। तो 1971 में दिया गया था कि जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो उस टाइम 4,963 ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो है ये यहाँ पर जो क्या था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उनकी संख्या थी, ये आपने ध्यान रखना है। और आज ये संख्या जो है वो 15,000 तक बढ़कर जो है पहुंच गई है। 1971 में हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो था वो 31.3% जो था वो हुआ करता था। अभी हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना हो गया है? अभी का मतलब मेरा 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो 82% जो है वो है 82.8% जो है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और इसमें मेल अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो वो 89.5% है पुरुषों का लिटरेसी रेट। महिलाओं की लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 75.9% है। ये पुरुषों का लिटरेसी रेट, महिलाओं का लिटरेसी रेट आपने ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल हिमाचल के लिटरेसी रेट में हम बात करें कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ पर है, साक्षरता दर कहाँ पर है, तो वो है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। 88.2% जो है वो हमीरपुर का साक्षरता दर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे कम लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो चंबा का है। 72% जो है वो चंबा का सबसे कम लिटरेसी रेट है। और ये जो गिरिराज पत्रिका में आर्टिकल दिया गया था जिससे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर ये दिया गया था कि अब जो है साक्षरता दर जो है वो 85% जो है वो बढ़कर हो गया है। अब 85% बढ़कर हो गया होगा, चलो सही बात है, परंतु ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। डाटा जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे गए हैं, और आगे पूछे जाएंगे तो 2021 की जनगणना जब हो जाती है तब उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूछे जाएंगे, तब वो कंसीडर होगा। और साथ में आप क्या ध्यान रखें, किसी आर्टिकल में दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो ऊना में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मंडी में जो है वो स्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो सिरमौर के धौला कुआं में जो है वो स्थित है। इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो था वो दिया गया था। और मुख्यमंत्री सुखास्त्रिया को उसकी बात की गई थी कि 101 करोड़ की धनराशि से जो है ये स्थापित किया गया है ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को, निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको जो है वो शिक्षा दी जाए, उनका जो है वो उद्धार किया जाए, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए जो है ये स्थापित किया गया है। लास्ट जो 6 मंथ के हम रिवीजन कर रहे हैं गिरिराज पत्रिका से, वहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन सुखाश्रय कोर्स का जो था वो डिस्कस हुआ था। तो अभी का क्वेश्चन आपने जान लिया। यहाँ से जो भी 5, 7, 10 क्वेश्चन बने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो, जो मेल लिटरेसी रेट है वो, फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट, और 1971 में लिटरेसी रेट कितना था। अभी जो अनऑफिशियल डाटे आते हैं, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि जो डाटा अभी है तो वो 85% जो है वो शो करता है हिमाचल का लिटरेसी रेट अभी। पर मुझे लगता है कि 2021 में जब जनगणना हो जाएगी तो इससे ज़्यादा ही जो है वो लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर डिड द लैंडस्लाइड अक्कर इन लुगर भाटी ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन विच 65 पीपल वर
वरिड। तो बोलते हैं कि कुल्लू जिले के लुगर भट्टी में जो था वो भूस्खलन आया था, जिसमें 65 लोगों की जो था वो दफन हो गए थे, मौत हो गई थी। तो ये जो था वो कौन से ईयर में जो था वो आया था? क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए। तो देखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, परंतु इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अगर आप एलाइड का एग्जाम उठाकर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं पर याद रखने के लिए मजबूर करते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले आप लुगर भट्टी में जो भूस्खलन आया था, लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बारे में जानिए कि कब हुआ था। तो ये जो था 1995 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अब 1995 में लुगर भट्टी में जो है ये भूस्खलन देखने को मिला। 65 लोग जो था वो दफन हो गए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, अब देखो इस तरह की जब हिमाचल प्रदेश में इस बार इस तरह की घटना हुई तब ये आर्टिकल दिया गया था। एक और यहाँ पर बात की गई थी कि 1978 और 79 में लाहौल स्पीति में भी जो था वो घटनाएँ घटित हुई थी, और जहाँ पर 1978 में 30 और 1979 में 237 लोगों की जो था वो हिमस्खलन की चपेट में आकर जान चली गई थी। ये डाटा दिया गया था कि यहाँ पर, परंतु एक डाटा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो 2014 का ये डाटा पूछा गया था, जहाँ पर लारजी से पानी छोड़ा गया था और यहाँ पर 24 लोग जो था वो बह गए थे। ये सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और इनमें से 18 मेल थे, 6 फीमेल थी। और एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है VNR, विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का। यहाँ पर जो था वो बह गए थे ये लोग, इस इंस्टीट्यूट के लोग थे, बह गए थे। लारजी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो लारजी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया था, अब पानी तो जाकर ब्यास में मिलेगा। अब वहाँ पर एकदम से फ्लड आ गई और ये लोग जो था वो नदी के बीच में थे, ट्रैप हो गए, फंस गए वहाँ पर और बाहर नहीं निकल पाए, जान चली गई थी। 2014 आपने ध्यान रखना है, 8 जून 2014, 24 लोगों की जो था वो यहाँ पर जान गई थी। ये आप बेसिक से आप ध्यान रख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से ये जो लगर वैली है, लगर घाटी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो लुगर घाटी पूछा जाए ना कि कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू में स्थित है लुगर घाटी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं टेम्पल ऑफ पंचमुखी महादेव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो बोलते हैं कि पंचमुखी महादेव का मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस गांव में जो है वो स्थित है। देखो, पंचमुखी महादेव की अगर हम बात करते हैं तो पंचमुखी महादेव का मंदिर, ये क्वेश्चन क्यों, ये भी आर्टिकल आया था गिरिराज पत्रिका में, परंतु इससे पहले पंचवक्रतवा मंदिर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पंचमुखी मंदिर अलग से है। पंचमुखी महादेव का मंदिर जो है वो लांगणा विलेज में स्थित है। लांगणा ऑप्शन बी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट तो मंडी ही आ जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्टली जो है ये मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल के लांगणा गांव में जो है वो आता है। भगवान शिव की मूर्ति है, पंचमुखी मूर्ति जो है ये है। ये आपने ध्यान रखना है। बेसिक सी जानकारी ये है कि मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल के तहत गांव लांगणा में जो है भगवान शिव की पंचमुखी की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। इस मूर्ति के 5 मुख हैं, तो पंचमुख जो है वो कहा गया, पंचमुख है इसके, पंचमुखी महादेव जो था वो कहा गया। कई वर्षों तक जो है ये मूर्ति खुले आसमान के नीचे ही रही और अब यहाँ पर छोटा सा मंदिर जो है वो निर्माण कर दिया गया है। मंदिर की स्थापना जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। थोड़ा सा और भी अगर हम जानेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जाना कि खुले आसमान के नीचे ये मूर्ति हुआ करती थी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं बताता हूँ आपको। देखो, था इस तरह से कि ये मूर्ति जो था वो खुले आसमान के नीचे हुआ करती थी। अब लांगणा गांव में स्कूल है। यहाँ स्कूल के नज़दीक जो है एक औषधालय जो है वो स्थित है। इस औषधालय में जो था वो पुन्नू राम नाम से जो था एक कर्मचारी कार्यरत था। एक रात क्या होता है, पुन्नू राम को जो है सपना होता है और सपने में जो है मूर्ति आकर जो है दर्शन देती है। मूर्ति उसको पुन्नू राम को कहती है कि आप निसंतान हो, और अगर आप निसंतान हो तो वो तो थे निसंतान, और उनको कहा गया सपने में आकर कि निसंतान हो, अगर आप तालाब यहाँ पर बनवाते हैं, एक तालाब यहाँ पर था, एक तालाब के पास आप एक छोटा सा मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब के समीप अगर आप एक मंदिर की स्थापना करते हैं और मंदिर की स्थापना कर देते हैं वहाँ पर मेरे लिए, तो संतान के रूप में तुम्हें पुत्र की जो है वो प्राप्ति होगी। और पुन्नू राम ने क्या किया, सुबह उठा और स्कूल में जाकर जो था वो इसने जो अध्यापक वहाँ पर थे कार्यरत उनके साथ जो था वो बात की। अब अध्यापकों के साथ बात की गई तो सभी ने सहमति जता दी कि चलो ठीक है। चंदा इकट्ठा किया गया और उस तरह से जो था वो मंदिर, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया।
और पंचमुखी मूर्ति की जो था वो यहाँ पर स्थापना की गई। मंदिर में जो था वो मूर्ति के बाद पुन्नूराम के घर में जो था वो पुत्र की प्राप्ति भी जो था वो हुई थी, ये कहा जाता है। तो ये आपने जान लिया कि किस तरह से इसके पीछे छोटी सी कहानी थी। हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी हमारे यहाँ पर है, उन सभी के साथ जो है वो कोई ना कोई कहानी जो है वो कहीं ना कहीं पर जुड़ी होती है। तो हम वो भी डिस्कस करते रहते हैं जैसे जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग अप अ पॉली हाउस। तो बोलते हैं कि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पॉली हाउस की स्थापना करने के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब देखो, पॉली हाउस जो है वो पॉली हाउस अगर किसी ने स्थापना करनी है तो उनके लिए सब्सिडी सरकार दे देती है, और सरकार कहती है कि हम जो है यहाँ से रिफॉर्म जो है वो लगाना चाहते हैं, किसानों की आय में वृद्धि करना चाहते हैं। बेशक ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, परंतु कुछ योजनाएं जो हैं आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले तो जानिए सब्सिडी कितनी दी जाती है। तो सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर 85%, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर पहले तो आप इस पुष्प क्रांति योजना के बारे में जान लीजिए। ये जो हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना है, इसको जो है वो 10.99 करोड़ रुपया जो है वो मिला है फंक्शन करने के लिए, जिसमें से 3.55 करोड़ रुपया जो है वो यूटिलाइज हो चुका है, और 266 नंबर ऑफ फार्मर हैं जिनको बेनिफिट जो है वो दिसंबर 2022 तक मिल चुका है। यहाँ से फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो पुष्प हैं उनका जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर सहायता लोगों की जाती है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड यूथ जो है वो उनको यहाँ से हेल्प मिलती है। और सब्सिडी का आपको पता चल गया कि 85% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, कुछ एक योजनाएं जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि गिरिराज पत्रिका में वो स्ट्रॉन्ग वाला कंटेंट इस बार नहीं था जो हर बार होता है। फ्लड आया हुआ था तो सारा अखबार जो था वो उन्हीं खबरों से भरा हुआ था कि मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया, फिर यहाँ पर फ्लड आया, यहाँ पर फ्लड आया था तो वहाँ का दौरा किया। तो उस तरह से जो था वो सारी बातें की गई थी, परंतु कुछ योजनाएं डिस्कस करने का मौका मिला है तो डेफिनेटली कर लेते हैं। एक है कृषक बकरी पालन योजना। तो बकरी पालने के लिए जो है वो एक योजना चलाई गई है जिसका नाम रखा गया है कृषक बकरी पालन योजना। इस स्कीम में क्या होता है कि 11 यूनिट ऑफ 11 बकरियों का यूनिट दिया जाता है एक, जिसमें से 10 फीमेल और एक मेल जो है वो होता है, या फिर 5 दिया जाएगा, 5 का दिया जाएगा जिसमें 4 मेल और एक फीमेल होंगे, और या फिर 3 का दिया जाएगा जिसमें 2 मेल जो है और एक फीमेल होगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है इस तरह की योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए। 60% सब्सिडी जो है वो दी जाती है यहाँ पर ये इसका फ़ायदा लेने के लिए। और सरकार कहती है कि हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लोगों का इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये सब्सिडी जो है वो देते हैं लोगों को। तो ठीक है, पुरानी योजना एक आपने ये ध्यान रखनी है। 2 योजनाएं हो गई। तीसरे नंबर की योजना देखते हैं, विद्यार्थी वन मित्र योजना। अब देखो, फॉरेस्ट हमारे पास है तो फॉरेस्ट को बचाना बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा एक काम है। अब फॉरेस्ट को बचाना है तो लोग में इनके बेसिक फाउंडेशन जो हिमाचल के बच्चे जो है ना, उनको जो है वो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी वन मित्र योजना है, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैब किया हुआ है किसने, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। इन्होंने मिलकर जो है वो इसको चलाया है, इम्प्लीमेंट किया है, और बजट का प्रोविज़न कितना है इसके लिए 38.15 लाख जो है वो रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। 65 न्यू स्कूल जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट भी किए गए ताकि इस स्कीम को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके और प्लांटेशन को जो है वो कवर किया जा सके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ये आपने ध्यान रखना है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ से। तीसरे नंबर की योजना। चौथे नंबर की योजना है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इनको सब्सिडी दी जाती है ताकि ये घर बना सकें अपने लिए। 1,50,000 की सब्सिडी इनको दी जाती है, यानी कि 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। परंतु सरकार ने क्या किया ना, सरकार बड़ी स्मार्ट होती है, सब हर कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए सरकार ने क्या किया, इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर लगा दिया। एनुअल इनकम जो वार्षिक आय है ना वो 50,000 से कम होनी चाहिए, उन्हीं को जो है ये 1.5 लाख का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। अगर हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो है वो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, तो इस योजना के तहत जो है वो 75 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो 2022-23 में एलोकेट किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, इसमें से जो है वो 4,999 लोग जो है वो अभी तक फ़ायदा ले चुके हैं दिसंबर 2022 तक, जो आंकड़े जो हैं वो अवेलेबल हैं।
उनके अनुसार। तो इस तरह की योजनाएं जो है वो सरकार ने चलाई हैं। जब भी आप इन योजनाओं को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। सब लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड लेवल से भी जुड़े हुए हैं। तो ज़रूरी है कि सोसाइटी में भी जो है जब कहीं मौका मिले तो इस तरह की योजनाओं की आप जानकारी दें, ताकि किसी को तो फ़ायदा पहुंचे। जैसे कोई गरीब है तो बकरी पालने वाली योजना उसको बता सकते हैं, स्वर्ण जयंती योजना भी आप किसी को बता सकते हैं, और बता सकते हैं पंचायत के थ्रू अगर किसी को फ़ायदा लेना है तो उस तरह से वो कांटेक्ट करके फिर फ़ायदे ले सकते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी वन मित्र योजना तो चलो एग्ज़ाम के लिए पता होनी चाहिए आपको, पुष्प क्रांति योजना हो गया, इस तरह की योजनाएं आपको खुद को पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए, फिर लोगों को आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा चलो किसी का आपके कहने से, अगर आपकी पढ़ाई से जो है वो किसी का फ़ायदा भी जो है वो हो सकता है, और आपका तो हो ही जाएगा जब आप इस तरह की योजनाओं को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में सही टिक करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा था पंचवक्रत्वा मंदिर के बारे में। देखिए क्वेश्चन को क्या बोलते हैं पंचवक्रत्वा टेम्पल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट स्टाइल। तो बोलते हैं कि पंचवक्रत्वा मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ये कौन सी वास्तु शैली में जो है वो बना हुआ है, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल क्या है। मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किसने ये मंदिर बनवाया था, किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, कब जो था ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था, किस तरह से बना था, ये सारी बात हमने जो था वो डिस्कस की थी। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ब्यास नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, मंदिर जो था पानी में जो था वो डूब गया, परंतु फिर भी स्टिल रहा, मंदिर को जो था वो कोई नुकसान नहीं उस तरह से हुआ, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ थोड़े थोड़े पानी के बहाव से जो था वो बह गई, उसी तरह जो था वो मंदिर ज्यों का था वहीं का वहीं रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहा, नेशनल लेवल पर भी जो था वो ये चर्चा में रहा। तो इसका आर्किटेक्ट स्टाइल आपको पता होना चाहिए। बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पंचवक्रत्वा मंदिर ज़रूरी है। एक पंचमुखी महादेव का मंदिर हमने आज पढ़ लिया है, वो भी मंडी के जोगिंद्रनगर के में ही जो है वो स्थित है। अभी ये मंदिर आपने कमेंट करके बताना है, और जितना हो सके ना उतना आप अगर बताएंगे तो थोड़ा सा नॉलेज को जो है वो ज़रूर बूस्टअप मिलेगा, यहाँ से थोड़ी सी जानकारी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। और इन क्वेश्चंस के अगर आप क्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्यूज आप चाहते हैं ना कि क्यूज़ भी प्रैक्टिस हो जाए, तो टेलीग्राम पर आपको क्यूज़ भी मिल जाएगा। अभी आप पढ़ लेंगे, शाम तक आपको क्यूज़ मिल जाएगा, और भी जो भी एडिशंस हमारी होती हैं उन सभी के क्यूज़ आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होती रहे, रिवीजन आपका होता रहे। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपने टेलीग्राम को ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करके जो है वो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लेना, और डेफिनेटली जो है वो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस बार गिरिराज पत्रिका में किस तरह का कंटेंट था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।